ठीक है, देखो तब इधर देखो, कहता है कि लेट रिजल्टेंट ऑफ कितने 3 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, 12 न्यूटन एंड 13 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी बी 0। 3 फोर्स है, 12 न्यूटन, 13 न्यूटन और 5 न्यूटन के, और उनका रिजल्टेंट 0 आ जा रहा है। इफ साइन 23 डिग्री इज इक्वल टू कितना 5/13 है, फाइंड द एंगल बिटवीन 5 न्यूटन एंड 30 न्यूटन फोर्स। सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 है का मतलब क्या हुआ कि इनको अगर हमने सेम ऑर्डर में सजाया तो हमको क्या मिल जाना चाहिए, एक ट्रायंगल मिल जाना चाहिए। और ये 5, 12 और 13 देखते ही हमको समझ में आना चाहिए कि वो ट्रायंगल सर्कल से कैसा होगा। तो उसमें एक ये वाला होगा 12, ये वाला होगा 5, और जाहिर सी बात है ये वाला कौन सा होगा 13 होगा। सही है। हाँ, उस केस में हम जानते हैं कि छोटे वाले साइड के सामने वाला एंगल कैसा होता है, छोटा होता है। और इस केस में 23 डिग्री एंड कितना 67 डिग्री। याद है बोला था ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये कम मिलेगा। 3, 4, 5 वाला तो बहुत ना मिलता है। अरे ये 3, 4 और तो ये 37 और ये 53 ये बहुत मिलता है। ये उतना नहीं मिलता है, इसीलिए इसने बता भी दिया है कि साइन 23 डिग्री कितना होगा 5/13। तो सबसे पहले तो इसमें ये बताओ कि 5/13 का मतलब क्या हुआ, दिस बाई दिस। इसका मतलब हुआ कि वो एंगल कौन सा वाला होना चाहिए, ये वाला। यही 23 डिग्री होगा तब ना बोलेंगे साइन 23 डिग्री इज इक्वल टू 5/13। अरे बोलो ना। तो अगर तुमको ये याद नहीं भी है कि अगर ये होता है 5, ये होता है 12, ये होता है 13, तो ये 23 होता है और ये 67 होता है, तो आप यहाँ से हिंट लेके पता कर सकते हैं। अगर साइन 23 डिग्री 5/13 है तो 23 डिग्री यही ना होगा। बहुत बढ़िया, तो ये 23 डिग्री होगा तो जाहिर सी बात है कितना होगा 67 डिग्री होगा। हमको किसके किसके बीच का एंगल बताना है, 5 न्यूटन एंड 30 न्यूटन। तो बताओ 5 न्यूटन और 13 न्यूटन के बीच का एंगल कितना है, 67 डिग्री होगा। आंसर देगा, निकाल के मुंह फोड़ देंगे तुम्हारे पागल कहीं के। 5 न्यूटन और 13 न्यूटन के बीच का एंगल 67 डिग्री है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एंगल तब होता है जब या तो दोनों का टेल एक जगह होता है ना तो दोनों का हेड एक जगह होता है। अभी कौन होगा 180 माइनस 67 डिग्री। अगर मुंह जबानी बताना है, हमको खिसकाने फिसकाने का मन नहीं कर रहा है, तो एक का हेड और दूसरे का टेल रहे तो 180 माइनस छोटा वाला एंगल आंसर होता है। तो हम लोग बोलेंगे एंगल बिटवीन 5 न्यूटन एंड 30 न्यूटन कितना है, तो 180 माइनस 67 का मतलब क्या हो जाएगा, व्हाटएवर जो भी आ जाएगा, क्या आ रहा है 113 डिग्री। तो ये आप लोगों से हुआ था, हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, वेक्टर बी विच हैज मैग्नीट्यूड कितना यूनिट 8 यूनिट इज एडेड टू वेक्टर ए विच लाइज अलोंग एक्स एक्सिस। द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज अ थर्ड वेक्टर विच लाइज अलोंग क्या वाई एक्सिस। अच्छा, तो मैंने तीन वेक्टर्स का जिक्र है, जिसमें एक है वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 8 यूनिट, उसको जोड़ा जा रहा है एक वेक्टर ए से जिसके मैग्नीट्यूड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उसका डायरेक्शन किधर है एक्स एक्सिस है। तो एक काम करिए ना, जितना इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन से मिलता है पहले उसको कोशिश किया जाता है कि हम लोग ड्रॉ कर लें, क्योंकि ड्रॉ करने से ना चीजें दिखने लगती हैं। बोलो ना। हाँ, तो ठीक है ना, इसको हम लोग मानते हैं एक्स एक्सिस, इसको काहे के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम लोग लिखें। हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि इधर एक्स होता है इधर वाई होता है, तो पहले हम लोग वेक्टर ए को ड्रॉ कर लें। नहीं समझे आप? क्यों पहले मैंने वेक्टर ए को ड्रॉ कर लिया, क्योंकि इसके बारे में जानकारी है कि वो किधर है एक्स एक्सिस की तरफ है। अब इसी में ना ले आकर वेक्टर बी जोड़ना है, नहीं बोलोगे तो जोड़ना है तो हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाते हैं। फोटो बना के क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो ट्रायंगल लॉ भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। तो वेक्टर बी को हम कहां लाके रखेंगे, मान लीजिए ये वेक्टर बी है और उसका ये टेल है, उसको कहां लाके रखें, यहां लाके रखेंगे ना बाबू, यहां रख देंगे तब तो ये पैरेललोग्राम लॉ ना हो जाएगा। तो हम लोग यहां लाके रखेंगे, तो यहां लाके रखेंगे तो वो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो अभी फिलहाल हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। डायरेक्शन पता होगा तब ना ड्रॉ करेंगे। तो आप याद रखिए कि वेक्टर बी को रखना आपको यहीं पर है, तो आप ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, लेकिन रखना यहीं पर है।
फिर कह रहा है कि सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज अ थर्ड वेक्टर विच लाई अलोंग वाई. हो माई गॉड, यानी इनका रिजल्टेंट जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है. अरे बोलो, तो रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ किया जाता है? पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिला के. तो पहला वाला का टेल यही पे ना है, आखिरी वाला का मतलब बी का जो हेड होगा उससे मिलाया जाएगा. बोलिए ना. तो इससे हमको ये पता चला कि जो रिजल्टेंट होगा वो हमको यहाँ पे ड्रॉ करना होगा और उसका टेल होना चाहिए यहाँ पर. यानी रिजल्टेंट कुछ होना चाहिए किस टाइप का? इस टाइप का होना चाहिए. तेरे हाँ. और तब वेक्टर बी कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए. ये हो गया एक वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी. क्लियर है? तभी ना बोला जाएगा ए और बी को जोड़ के हमको ये मिल गया. तो ये फोटो समझ में आया मैंने कैसे ड्रॉ किया है? जाहिर सी बात है, देखिए पहली बार आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा. शायद आप उतनी जल्दी नहीं ड्रॉ कर पाएंगे जितनी जल्दी मैंने ड्रॉ कर दिया है. लेकिन क्या होगा, आप कोशिश करिएगा, यही होगा, गलत होगा. मान लीजिए आपने वेक्टर ए ये कर लिया, वेक्टर बी को आपने गलती से यहाँ ड्रॉ कर दिया, तो जब आप रिजल्टेंट ड्रॉ करिएगा तो ये होगा. क्या ये वाई एक्सिस के अलोंग है? तो हम काट देंगे, बोलेंगे नहीं गलत हो गया. बोलिए. तो आप सोचेंगे कि यार रिजल्टेंट तो हमको वाई की तरफ ही चाहिए. इसका मतलब हुआ, जाहिर सी बात है, वेक्टर बी कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए. अरे बोलो. चलो ठीक है. तो जहां तक इसने कहा मैंने देखो ड्रॉ किया है. एंड हैज मैग्नीट्यूड दैट इज ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. माने इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का 2 गुना होगा. अरे बोलिए ना. अब देखिए फोटो, अब हालांकि हमको थोड़ा और आगे पढ़ के तब ड्रॉ करना चाहिए था. एक काम करो ना, लो ये है कौन बताओ? वेक्टर ए. तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट करे बाबू वो इससे डबल ना होगा? नहीं समझे यार? इसका मतलब हुआ कि जो अगर इसके मैग्नीट्यूड को हम ए बोल दें तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? 2a होगा. और तब ये होगा वेक्टर कौन बताइए? बी. और इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 8 यूनिट दिया हुआ है. सही है. चलिए, कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ एज. आपको बताना है कि ये ए आखिर होगा कितना. तो कुछ नहीं करेंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. और बच्चों अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो सबसे बढ़िया है कि आप यूज करिए पाइथागोरस थ्योरम, जो कहता है 8 का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस कितना? 2a का स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ से आपको मिलेगा 4a स्क्वायर. अब मिलजुल के हो जाएगा 5a स्क्वायर और ये हो जाएगा 8 स्क्वायर. बोलिए. अब ठीक है, 8 8 कितना? 64/5. तो ए जो होगा वो हो जाएगा 64/5 का ऐसा रूट हो जाएगा. ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा. ये तो आपका कितना आता है? 8 आता है डिवाइडेड बाई √5. उससे बढ़िया हमको तो ये लग रहा है कि आप पहले ही इसको, हाँ पहले इसको सॉल्व करिए. तो 64 दूना कितना होता है? 128 आता है. तो इसका मतलब हुआ कि ये 12.8 आएगा. 64 को 5 से डिवाइड करोगे ना तो ये 12.8. अच्छा, ये मैंने कैसे कर लिया? क्या मैंने 5 को 5 से डिवाइड किया है? 5 एकम 5, हाथ में लगा 1, फिर 14, ऐसा किया है? मैंने नहीं किया है. 5 से डिवाइड करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप मन ही मन ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए. तो जैसे ही नीचे आप 2 से डिवाइड करिएगा 10 बन जाएगा. मैंने सॉरी, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 10 बन जाएगा और ऊपर वाला 128 हो जाएगा. 128/10 कितना होगा? 12.8 हो जाएगा. तो ये सब स्मार्टनेस होता है. ऑब्वियसली 5 से डिवाइड करने से कम समय लगेगा आपको 2 से मल्टीप्लाई करने में. बोलिए. डबल करने में क्या है? दिख रहा है 64 दूनी 128 होता है. ठीक है. और इसका हमको चाहिए क्या बताइए? रूट चाहिए. तो लगभग में हम आंसर बता सकते हैं. एग्जैक्ट आप अपना रूट निकालने आता है ऐसा निकाल के आप देखिएगा. लगभग में आंसर बताइए कितना आना चाहिए. तो √9 होता है 3, √16 होता है 4 और ये उसके बीच में है तो 3 पॉइंट समथिंग हो गया. तो हमको लग रहा है कि लगभग में ये 3.5 के आसपास में आना चाहिए. अब वैसे आता कितना है? किसी ने ये सॉल्व किया है? ये किसी ने सॉल्व नहीं किया है. अच्छा, 8/√5 लाके छोड़ दिए हो. हालांकि नीचे में रूट रखना अच्छी बात नहीं है. वो तो खैर देखो, बात यह है कि क्वेश्चंस कभी भी आपको मिलेंगे तो वो ऑप्शंस के साथ मिलेंगे. हे भगवान,
हाँ 11th में कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होता, और जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो सब ऑब्जेक्टिव होता है। तो उसके बाद तो हम लोग देख लेंगे ना कि अब जैसे मान लो कि ऑप्शन नंबर ए होता, ऑप्शन नंबर ए होता 2.8 फोर्स है, या रहने दो 2.8 यूनिट, क्या बोलते हो। ऑप्शन नंबर बी होता है 3.6 यूनिट, ऑप्शन नंबर डी होता है 4.9 यूनिट, ऑप्शन नंबर सी, हाँ ऑप्शन नंबर डी होता है 1.2 यूनिट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा है? तो बी नंबर हम लगभग में देखेंगे कि यही ना लगभग में आ रहा है, तो ये सही हो जाता है। ना तो अगर रूट के टर्म में होता तो फिर हम यहाँ लाके छोड़ देते हैं। मेन कॉन्सेप्ट ये थोड़े, मेन कॉन्सेप्ट ये था, ये आपको समझ में आया है कि हमने फोटो कैसे ड्रॉ किया है। पहले मैंने वेक्टर ए ड्रॉ किया, बी को लेके कंफ्यूजन है तो छोड़ दीजिए, लेकिन रिजल्टेंट पता है कि वो किधर है, वाई एक्सिस की तरफ है, बोलो बाबू, और ए का डबल है, तो मैंने दिखाया भी है कि लगभग इससे डबल ये नहीं है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 2a है। हाँ अब हम लोग बी ड्रॉ कर सकते हैं, बोलिए ये भी ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आंसर आएगा। चलिए ठीक है, अगला कहता है कि द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ए आर कितना 4 and 6 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो बाबू वेक्टर ए को तुम कैसे लिखोगे, 4i कैप प्लस 6j कैप मीटर, ऐसा ही ना लिखोगे, तुमको समझ में आया। एक वेक्टर है, उसका x कंपोनेंट है 4 मीटर एंड y कंपोनेंट है 6 मीटर, तो इस वेक्टर का नाम क्या होगा, तो दिस प्लस दिस, तो इसका नाम होगा 4i कैप, इसका नाम होगा 6j कैप, तो वो वैसे मैंने लिख दिया, ठीक है। चलिए दी एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर a प्लस बी आर, अच्छा तो a प्लस बी का मतलब एक और वेक्टर कोई b होगा जिसमें जब आपने a को जोड़ा तो जो रिजल्टेंट मिला उसका x कंपोनेंट कितना है 10 है और y कंपोनेंट कितना है 9 है, तो क्या हम इसको 10i कैप प्लस 9j कैप मीटर लिख सकते हैं क्या। चलिए, और आपसे ऑब्वियसली पूछ रहा होगा कि बताइए b का लेंथ कितना है, और b जो है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है। तो सबसे पहले बच्चों हम वेक्टर b निकाल लें क्या, तो b क्या होगा, b क्या होगा, दिस माइनस a होगा, अरे इस a को उधर ले जाओगे, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 10i कैप प्लस 9j कैप, ठीक है मीटर में है आप उतना याद रखिएगा, माइनस a जब इधर आएगा तो a तो ये ना है, तो 4i कैप प्लस कितना 6j कैप, है ना बाबू। चलिए ठीक है, बताइए कितना होगा, तो ये हो जाएगा 6i कैप प्लस कितना 3j कैप, ऐसा हो जाएगा, सही है। तो ये हो गया आपका वेक्टर बी। हमको इसका लेंथ चाहिए, तो हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर के लेंथ का मतलब हो गया उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, और मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 36 प्लस 9 अंडर रूट कितना, अंडर रूट कितना 45, इतना यूनिट, सॉरी ठीक है 45 है, इतना यूनिट हो जाएगा। जरूरी नहीं है रूट को हम सॉल्व करें, हालांकि थोड़ा सा और इसको सॉल्व करोगे तो 9 पचे 45 होता है, तो ये 3√5 हो जाएगा, 3√5 यूनिट हो गया। लेकिन आपसे ये कह रहा है कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो उसके लिए काम करिए, इस वेक्टर को थोड़ा सही में ड्रॉ करने की कोशिश करिए। तो आप बताइए, इधर होता है एक्स एक्सिस, इधर होता है वाई एक्सिस, तो ये वेक्टर बना किससे है, इसको और इसको जोड़ के बना है, तो ये हो गया 6i कैप, बोलो बच्चों इसका नाम क्या हो गया, तो 3j कैप तो कुछ ऐसा ना होगा। अच्छा 3j कैप को मैंने छोटा क्यों बनाया है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में ये इसका आधा है, तो लेंथ में भी इसका आधा होना चाहिए, और जे कैप है तो इसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए, वाई एक्सिस की तरफ। देखिए आपको ये सब समझ में आ रहा है ना, ठीक है। हाँ तो हाँ वेक्टर बी जो होगा वो यही ना होगा। अच्छा तुम बताओ ये कौन सा लॉ लगा के मैंने कहा कि ये वेक्टर बी है, पैरेललोग्राम लॉ। तो देख रहे हो अपनी सुविधा के अनुसार कभी मैं ट्रायंगल लॉ भी यूज कर रहा हूं कभी कभी, तो जनरली जब कंपोनेंट्स की बात आएगी ना तो हम पैरेललोग्राम लॉ ही यूज करेंगे, बाकी अगर ऐसे वेक्टर्स को जोड़ना होगा तो हम लोग ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे, ठीक है। उसे ट्रायंगल में फोटो थोड़ा सिंपल बनता है। हाँ अब आप बताइए कि आपसे पूछा है एक्स एक्सिस और इसके बीच का एंगल कितना, ये ना पूछा है, तो इस एंगल को अगर हम थीटा मान लें तो बाबू हमको पता है ये कितना है 3 यूनिट है। अरे जेकब तो डायरेक्शन बताता है, मतलब पूछा जाए कि ये लंबाई कितनी है तो ये है 3 मीटर, सही में मीटर में ही है, देखो ना
अरे ये सब किस में है? हाई कितना है? तो ये 6 मीटर। ये तुमको समझ में आया? तो क्या आपको एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? इस राइट एंगल ट्रायंगल में बताइए, इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन देता है? tan देता है। तो हम लोग लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/6 का मतलब 1/2। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। और यहां से हम थीटा नहीं बता पाएंगे। देखिए ये 1/√3 आ जाता तो हम क्या देते? थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री है। 1/√3 आ जाता तो √3 आ जाता तो बोल देते थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। 1 आ जाता थीटा इज इक्वल टू 40। अच्छा यहाँ 10 ना हो कि अगर साइन होता तो साइन थीटा 1/2 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम यहाँ से थीटा कितना होगा ये नहीं बता पाएंगे। ऑब्वियसली कैलकुलेटर वगैरह यूज करेंगे तभी पता चलेगा, ऐसे हमको नहीं पता चलेगा। तो हम क्या करते हैं आपको याद है? इस 10 को धीरे से इधर भेज देंगे, यानी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। समझे आप? तो हमने बता दिया कि इसका लंबाई जो होगा वो 3√5 यूनिट होगा और एंगल जो ये बनाएगा वो होगा tan इनवर्स 1/2। क्लियर है? चलिए ये दोबारा किसी को समझना है? बोलो तुम्हारा कितना नंबर आया है? बहुत कम नंबर है, बताओ बोलो कहाँ इतना कम आया है? अरे तुम अपना प्रॉब्लम डिस्कस करोगे यार, तब ना मैं दूर कर पाऊंगा। डीपीएस तुम नहीं बनाया, थोड़ा सा। बताओ 2 साल का सफर कैसे साथ चलेंगे हम लोग? चलिए 2 बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स आप समझते हैं? हैं? वो एक ग्रीन कलर का टेबल होता है, उसमें बॉल्स होती हैं। अच्छा डंटा से उसको मारा जाता है। हाँ है ना बाबू? अरे मूवीज में देखा होगा आपने। मैंने दिखाना होता है ना कि फलाना आदमी बहुत अमीर है, तो 2 चीज होता है। अगर ढेर अमीर दिखाना तब तो उसको गोल्फ खेलते हुए दिखाया जाएगा, वो गोल्फ खेलता है। लेकिन उससे थोड़ा अगर कम अमीर है लेकिन फिर भी अमीर है तो बिलियर्ड्स खेलते हुए दिखाया जाएगा। ठीक है? तो उसमें कहता है कि बिलियर्ड्स बॉल है आर रोलिंग ऑन फ्लैट टेबल। जाहिर सी बात है वो रोल करते हुए चलता है। ठीक है? हैज वेलोसिटी कंपोनेंट्स vx इज इक्वल्स टू इतना, यानी वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना है? 1 मीटर पर सेकंड। बच्चों y कंपोनेंट कितना है? √3 मीटर पर सेकंड। ये समझ में आया? यानी जाहिर सी बात है ना ही वो पूरी तरीके से x में जा रहा होगा और ना ही पूरी तरीके से y में जाए, कहीं तिरछा चल रहा होगा। अरे बोलो ना। हाँ ठीक है। एंड अदर, अच्छा 2 बॉल, अच्छा 2 बॉल है, सही है 2 बॉल है। तो एक का दिया हुआ है वो और एक का दिया हुआ है ये। सुन रहे हो? कह रहा है बोथ द बॉल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम सेम पॉइंट। बोलिए एक ही जगह से दोनों मूव करना स्टार्ट करता है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देयर पाथ्स? उनके पाथ्स के बीच का एंगल क्या होगा ना बाबू? तो एक काम करो ना, दोनों वेलोसिटीज को हम लोग ड्रॉ करें क्या? तो इसको हम लोग बोलते हैं x और इसको क्या बोलते हैं? y बोलते हैं। तो मान लीजिए कि पहला बॉल जो है, बोलो उसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना है? 1 मीटर पर सेकंड ना जी। तो इसको हम लोग आई कैप बोल दे क्या? 1 इंटू आई कैप। अच्छा रन ना दो, 1 मीटर पर सेकंड ही रहने तो क्या दिक्कत है? अब y कंपोनेंट कितना है? तो √3। तो इसको मैंने थोड़ा लंबा क्यों दिखाया है? क्योंकि √3 होता है 1.732। तो 1 से तो ज्यादा ही ना होगा और 1.5 गुना से भी ज्यादा होगा, तो इसीलिए थोड़ा मैंने ऐसे दिखाया। तो ये √3 मीटर पर सेकंड। तो जाहिर सी बात है कि जो पहला बिलियर्ड्स बॉल होगा वो किधर जा रहा होगा? वो तो इधर ना जा रहा होगा। बोलिए। चलिए ठीक है, क्या आप ये वाला एंगल बता सकते हैं कितना होगा? कितना होगा? तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, अगर हम इस एंगल को क्या मान लें? थीटा मान लें, तो बाबू मेरे बताओ tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा? दिस बाई दिस का मतलब √3/2। अब यहां से हमको पता है थीटा कितना होगा। अच्छा अच्छा सॉरी 1 ना है। चलिए चलिए ठीक है, वो तो 1 है। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? √3 हो गया। और tan थीटा √3 तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? हाँ समझ में आ गया हमको। ये अभी एक्स एक्सिस से किस एंगल पे चल रहा है? 60 डिग्री के एंगल पे चल रहा है। तुमको भी समझ में आ गया क्या? चलो ठीक है। अगला जो बॉल है,
अब उसका फोटो हम इसी पर बनाए कि अलग बना लें? अच्छा इसी पर बना लें, समझ रहे हैं ना? ठीक है चलिए, तो दूसरे कलर से बना लेते हैं, दूसरे कलर से लीजिए, इस कलर से बना लेते हैं। कह रहा है कि उसका एक्स कंपोनेंट भी 2 मीटर पर सेकंड है और वाई कंपोनेंट भी 2 मीटर पर सेकंड। अरे बाबू, तो एक्स कंपोनेंट हुआ ये 2 मीटर पर सेकंड, क्या बोलते हो? और वाई कंपोनेंट हुआ ये भी कितना है? इतना तो है कि यार 1.732 से तो ज्यादा ही ना होगा। तो दूसरका वाला जो बॉलवा होगा वो कहाँ जा रहा होगा? अरे वो तो इधर ना जा रहा होगा। आप ये वाला एंगल बता सकते हैं क्या? इस एंगल को अगर हम अल्फा बोल दें तो बता सकते हैं tan अल्फा कितना होगा? और काहे का tan अल्फा? यार तो हम मुंह जबानी बताएंगे। जब x कंपोनेंट भी उतना ही है, y कंपोनेंट भी उतना ही है, तो बीचों बीच जा रहा होगा, एकदम 45 डिग्री पे जा रहा होगा। वैसे भी तुम tan थीटा लिखोगे तो दिस बाई दिस करोगे, दिस का मतलब भी 2 और दिस का मतलब भी 2, तो दिस से दिस कट के 1 आ जाएगा और tan थीटा 1 का मतलब थीटा बराबर। तो तुम बताओ बच्चों, तो ये वाला एंगल कितना होगा? हमसे तो ये वाला ना पूछ रहा है। तो भाई टोटल 60 डिग्री है, 45 डिग्री, तो क्या ये 15 डिग्री नहीं हो जाएगा? आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब सही में बहुत भारी होता है क्या? एकदम नहीं होता है। आप बस हिम्मत करिए, ड्रॉ करने की कोशिश करिए, एक बार में नहीं होगा, दूसरा बार करिए, तीसरा बार करिए, है कि नहीं? लेकिन होना चाहिए, सब होना चाहिए। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपसे ये सब होना चाहिए, ठीक है? चलिए अगला कहता है 2 वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम मैग्नीट्यूड। सुन भी रहे हो? वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड उतना ही है जितना वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। ये मैग्नीट्यूड हो गया है ना जी? मैग्नीट्यूड है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस डज द वेक्टर ए, कहाँ छुप गया तुम? मैग्नीट्यूड हो गया था इसीलिए जाके छुप गया था। ए प्लस बी हैज द सेम मैग्नीट्यूड है। ये तुमको समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? ये घिसा पीटा क्वेश्चन है जो हमको लग रहा है चौथी या पांचवी बार हम लोग कर रहे होंगे। ये कह रहा है ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो किस सर्कमस्टांसेस में ए प्लस बी का भी मैग्नीट्यूड वही होगा जो ए और बी का मैग्नीट्यूड है? कब ऐसा होता है? किस एंगल पे ऐसा होता है कि ए बोलो और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी वही आ जाए? माने इसका मैग्नीट्यूड x है, इसका मैग्नीट्यूड भी x हो और रिजल्टेंट भी x ही आ जाए। ऐसा कब होता है? 120 डिग्री पे। तो इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, और ये तो हमको मुंह जबानी याद है, हम बता देंगे। मुंह जबानी याद है तो हम लोग बता देंगे। हम लोग मैथ्स नहीं पढ़ रहे कि स्टेप पे हमको नंबर मिलेगा। जो चीज हमको पता है वो हम ऐसा ही बता देंगे। हम बोलेंगे कि एट एन एंगल ऑफ कितना 120 डिग्री, हाँ, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी वही होगा जो ए एंड बी का मैग्नीट्यूड है। सही है? तब कह रहा है when does the vector difference a minus b have this magnitude? हाँ, तो a plus b का तो ठीक है, बोलिए ना, a plus b का तो ठीक है 120 डिग्री पे। a माइनस b का मैग्नीट्यूड कब a और b के बराबर होगा? रुकिए 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 रुकिए, पहले हम लोग a प्लस बी का निकालेंगे। सुनिएगा, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, बोलो, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट का मतलब हुआ ए प्लस, सब बराबर है तो कुछ एक्स मान लिया जाए। बोल नहीं रहे हो? और हम ये बात बिल्कुल जानते हैं कि वेक्टर ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है अंडर रूट कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये तुमको समझ में आ रहा है बाबू? तो तुम बताओ ना, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना है? एक्स है, अंडर रूट ए भी कितना है? ए का मतलब ए का मैग्नीट्यूड होता है, तो ए का मैग्नीट्यूड भी कितना है, बी का मैग्नीट्यूड भी कितना है, और 2x तो एक्स स्क्वायर एंड cos थीटा, दोनों साइड स्क्वायर करोगे, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा। इसमें से अगर हम चाहें तो 2x स्क्वायर दोनों कॉमन हो जाएगा ना? बोल रहे बच्चों, 2x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस ऐसा cos थीटा आएगा, एक्स स्क्वायर कटेगा, यहाँ 1 बचेगा, और ये 2 कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। जैसे सॉल्व करिए अब, तो 2 नीचे जाएगा तो 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, नहीं बोलोगे? और cos थीटा इज इक्वल 1/2 माइनस 1/2, और cos थीटा -1/2 कब होता है? ये तो रटा जाना चाहिए।
अब इतना हम लोगों ने देख लिया है, cos थीटा 1/2 होता है 60 डिग्री पे, लेकिन 1/2 सॉरी -1/2 होता है 120 डिग्री पे, तो थीटा 120 डिग्री। तो ऐसे हम लोग चाहे तो प्रूव भी कर सकते हैं। लेकिन अब हमसे कह रहा है कि किस परिस्थिति में a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इनके बराबर होगा। यानी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहता है कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कब वेक्टर a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। चलिए इसको कुछ y बोल दिया जाए, नहीं बोलते हो? चलो ठीक है। अब तुम बताओ a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता क्या, पढ़ा है हम लोगों ने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, याद है? माइनस 2ab cos थीटा, बोलिए ना। चलिए बताइए a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना, अगर y है तो a स्क्वायर भी y स्क्वायर होगा, b स्क्वायर भी y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इंटू कितना cos थीटा। बात समझ में आई? चलिए ठीक है। अब बताइए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर तो y स्क्वायर और इधर का तो रूट हट जाएगा, तो 2y स्क्वायर और यहाँ भी 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए, 1 माइनस कितना cos थीटा। हमको निकालना क्या है, सॉरी 2y स्क्वायर है, हाँ y स्क्वायर से y स्क्वायर कटेगा, तो ये 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कितना cos थीटा। तो एक काम करिए, आप इस cos थीटा को इधर लेके जाइए, 1/2 को इधर लेके जाइए, cos थीटा इज इक्वल टू आया 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री पे। 60 डिग्री पे अगर a और b रहे ना, नहीं समझे, तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी उतना ही होगा जितना a और b का होता है। और इसको चाहे तो हम फोटो बना के भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? तो बाबू अगर मान लीजिए कि ये वेक्टर a है, इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए y है, क्या बोलते हो, और ये वेक्टर b है और इसका मैग्नीट्यूड भी y है, और हमको a प्लस भी करना है कि a माइनस भी करना है। हमको तो a माइनस बी का ना मैग्नीट्यूड उतना ही रखना है, तो a माइनस बी करने के लिए a को तो वैसे ही रहने देंगे, बोलो, लेकिन b को क्या करेंगे, तब b को पलट देंगे, तब ये यहाँ ना पहुंच गया है, तो ये ना माइनस भी हो गया है, लेकिन बच्चों इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, y ही रहेगा। अब तुम बताओ एक बार फिर से 120 डिग्री नहीं हो गया, तो इसका भी मैग्नीट्यूड y, इसका भी मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा, y ही आएगा। और रिजल्टेंट एक्चुअली है क्या, तो रिजल्टेंट है a माइनस बी। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, ये सब तो खैर स्मार्ट लोग जो होते हैं तो ये तो मुंह जबानी करते हैं। इतना तो कंफर्म है कि दो लोगों का सम जो होगा वो 120 डिग्री पे ही इक्वल आता है। तो मैं सोचूंगा यार हमको लेकिन सम नहीं, हमको क्या करना है, हमको यानी पलट के 120 आ जाना चाहिए। नहीं समझे आप? तो शुरू में 60 रहेगा तब ना पलटोगे, तो इसके और इसके बीच का एंगल 120 होगा। तो मुंह जबानी में किया जा सकता है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप तो ये फॉर्मूला सब अप्लाई करिए। फॉर्मूला ऐसा थोड़ा कि हम लोग अचार डालने के लिए पढ़ते हैं, जब नहीं समझ में आएगा तो यूज करेंगे हम लोग। कितने लोगों से ये हुआ है, कर लिए थे पहले? ठीक है, सही है। चलिए, टू फोर्सेस कौन कौन से हैं बताइए? P एंड Q है, एक्टिंग एट अ पॉइंट सच दैट इफ P इज रिवर्स्ड, P को क्या कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज टर्न थ्रू 90 डिग्रीज, देन P बराबर Q होगा, P बराबर 2Q होगा, P बराबर Q/2 होगा। नो रिलेशन बिटवीन P एंड Q। क्या लग रहा है, क्वेश्चन तुमको समझ में आया है? दो वेक्टर ही समझ में आया? दो वेक्टर हैं P एंड Q एक्टिंग ऑन अ पॉइंट, ठीक है, सही है। तो रिजल्टेंट जो है वो 90 डिग्री पे घूम जाता है। तो आप बताइए P और Q के बीच का रिलेशन कैसा होगा? अब देखो मेरे दिमाग में तो एक फिगर आ रहा है, एक फोटो ऐसा आ रहा है, आपके दिमाग में भी कुछ ऐसा आ रहा है क्या? तो बताइए क्या लग रहा है, कैसे होना चाहिए? बोलिए कैसे होना चाहिए? मेरे दिमाग में देखिए आ रहा है कि अगर P रहे, कौन रहे, P रहे और Q रहे, क्या बोलते हो, P और
क्यू रहे और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहे, अगर सेम रहे, इसका मैग्नीट्यूड है एक्स तो बाबू इसका मैग्नीट्यूड भी कितना, तो जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ होगा, एकदम 45 डिग्री पे होगा कि नहीं होगा, ये बताओ तुम। देखो तुमको नहीं समझ में आ रहा है। अगर दो वेक्टर्स पी और क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, क्यों सोता है? तभी ठीक नहीं है। तो तुम बोर हो रहा है। नहीं तो दो ही स्थिति में ना आदमी नहीं, एगो तीसरा स्थिति भी है कि रात भर क्या किए थे। माने अब रात में आदमी नहीं सोएगा तो ऑब्वियसली दिन में सोएगा। कौन सा इसमें सही है? रात भर सो नहीं पाए थे, नहीं सो पाए थे, सो नहीं रहा था, तो वो क्या कर रहा था? गजब आदमी है। ये पी है और ये क्या है, क्यों है। मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है कि अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तबे ना 45 डिग्री पे होगा। अब इन दोनों में से किसी एक को पलट दो, तो चलो क्यू को ही पलट दिया जाए। तो क्यू को पलट दोगे बच्चों तो क्यू जो है, अब हालांकि क्यू नहीं रहेगा, अब ये कुछ माइनस क्यू हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड पे असर पड़ेगा क्या? और अभी भी रिजल्टेंट जो होगा वो 45 डिग्री पे होगा कि नहीं, ये बताओ ना। तो तुम बताओ रिजल्टेंट कितने एंगल से घूम गया है? 90 डिग्री से नहीं घूम गया है। तो हमको लग रहा है कि यार ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। और एक इतना तो है कि ये क्या है रे, इतना तो है कि एक अगर थोड़ा सा बड़ा हो दूसरा छोटा हो, ऐसा अगर हो तो रिजल्टेंट जो है इतना तो कंफर्म है कि भाई तो 45 डिग्री से ज्यादा होगा। नहीं समझे आप? और अगर आप इसको पलटिएगा तो क्या होगा, तब ये भी उतना ही होगा ना, लेकिन 45 डिग्री से तो ज्यादा होगा, तो ये 90 डिग्री से ज्यादा हो गया। अरे यार 90 डिग्री से ज्यादा हो गया। लेकिन अगर ये बड़ा रहे और ये छोटा रहे, देखिए स्मार्ट स्टूडेंट कैसे सिचुएशंस को एनालाइज करता है ना। तो वो सोचता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, चाहे वैसा हो सकता है, समय देता है। आपकी तरह नहीं कि आप उसको एक बार देख रहे हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर छोड़ के आगे बढ़ जाए। अब बताइए ये 45 डिग्री से ज्यादा, ये 45 डिग्री ज्यादा, तो ओवरऑल रिजल्टेंट 90 डिग्री से ज्यादा से ना घूम गया है। तो हमको तो ये नहीं चाहिए। अगर ये बड़ा हो और ये छोटा हो तो उस केस में ये वाला जो एंगल होगा वो 45 डिग्री से छोटा होगा। और अब अगर हम इसको घुमाते हैं तो बताइए कितना हो जाएगा, बोलिए। ये भी ना 45 डिग्री से छोटा, अब ये भी 45 डिग्री छोटा, ये भी 45 डिग्री, तो ओवरऑल 90 डिग्री से कम एंगल से ये घूमा है, बोलो। तो इसका मतलब हुआ कि सही आंसर क्या होना चाहिए, P बराबर Q होना चाहिए। लेकिन एक और बात है, क्या बात है वो आप बताइए, बोलो। कुछ बात और भी तो हो सकता है इसमें कि सर ये आपसे किसने कहा कि आप P और Q के बीच का एंगल कितना लीजिए, 90 डिग्री ही लीजिए जा। ये तो एक जनरलाइज सिचुएशन है। अरे आपको इंटरेस्ट है ऐसे क्वेश्चंस में, नहीं तो मैं हटा दिया करूंगा आगे से, जिसमें मतलब थोड़ा क्या, कौन बोल रहा है हटा दीजिए? मैंने जिसमें थोड़ा सोचना पड़े, क्या ठीक है। मतलब जरूरी थोड़े है कि हम 90 डिग्री ही लेंगे, बोलिए ना। हम कुछ और एंगल भी तो ले सकते हैं, बोलो। तो कुछ और एंगल अगर लेते हो तो कहने का मतलब है कि अगर इसको अगर हम लोग P मान लें और इसको अगर हम लोग क्या मान लें, Q मान लें, तब जो रिजल्टेंट होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा, बोलो। तो एक काम करो ना, इसको तुम क्या कहते हैं, इसको तुम जनरलाइज करने की कोशिश करोगे। P और Q बराबर है तो इतना तो कंफर्म है कि ये वाला जो एंगल होगा ये इन दोनों का क्या होगा, हाफ होगा। इतना तो कंफर्म है, अब बोल जल्दी। तो मान लो कि ये पूरा थीटा है, क्या है, पूरा थीटा है, तो कंफर्म है कि ये थीटा बाई 2 होगा।
अब एक को पलटो, एक को क्या करो, तो इसको तुम पलटोगे तो क्यू जो है वो माइनस क्यू बन जाएगा। अब ये अगर पूरा थीटा था तो ये होगा 180 माइनस थीटा, और रिजल्टेंट जो होगा एक बार फिर से बीचों बीच ही आएगा, यानी ये वाला हो जाएगा, अरे ये पूरा 180 माइनस थीटा था तो ये वाला हो जाएगा 180 माइनस थीटा का आधा। नहीं समझ में आया? अब बताओ रिजल्टेंट कितने से घूम गया, तो रिजल्टेंट का टोटल एंगल अब ये ना हो गया, पहले रिजल्टेंट ये था अब रिजल्टेंट ये, थोड़ा चेक करके देखो तो क्या ये फिर से 90 डिग्री आ रहा है? अगर नहीं आएगा इसका मतलब है कि एक स्पेशल केस में ऐसा हो सकता है, हर केस में ऐसा नहीं होगा। आइए चेक करते हैं, तो बताइए तो तनी कि हई थीटा बाई 2 है, आई 180 माइनस थीटा बाई 2 है, तो मिला जुला के एलसीएम तो 2 ही रहेगा, और ये थीटा प्लस 180 माइनस थीटा ना जी। अरे यार ये तो कट गया और ये तो नहीं, इसका मतलब हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बीच का एंगल कितना है। हे भगवान, अगर आप एक वेक्टर को पलट दीजिएगा तो उसका जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल से घूमेगा, 90 डिग्री से, लेकिन ऐसा सिर्फ तभी होगा जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। इसका मतलब हुआ द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बीच का एंगल कुछ भी रहे, अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, बोलो बाबू, इसको बाकी किसी मैथमेटिकल तरीके से करोगे ना तो ये टफ क्वेश्चन बन जाएगा। तुम सोचोगे फॉर्मूला और लगा के हम निकाले, बोलिए ना, इसको आप एनालाइज करके ही बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है ये, गिवन a प्लस बी बराबर कितना, c, एंड इफ b इज रिवर्स्ड द रिजल्टेंट बिकम्स d। b इज रिवर्स्ड का क्या मतलब हुआ कि b की जगह हमको क्या करना है, माइनस b कर देना है। अरे यार, तो मैंने कहने का मतलब है कि a प्लस बी जो है वो कितना है, c है, लेकिन a माइनस बी कितना हो जाएगा, d। b को रिवर्स करने से क्या मिलता है, d। तो b को रिवर्स करने का मतलब हुआ कि b की जगह हम लोग माइनस भी ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस भी लिखेंगे, तो a माइनस बी कितना होगा, ये आपका d हो जाएगा। फिर बहुत कुछ बोल रहा है सी प्लस डी बराबर 2a प्लस बी, पता नहीं क्या क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें से कौन इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। अच्छा अच्छा, किसी ने किया है ये, एनीवन? मैं तो बेकारे में हूं। अच्छा चलो देखो क्या कर सकते हैं, तो कुछ बताओ अभी, ये सब बताओ क्या कर सकते हैं, कुछ सोचो। आ गया है तुम्हारे, मान लो पेपर में आ गया है तो कुछ तो सोचोगे ना, सोच के बताओ। ऐड कर सकते हैं, कुछ ना समझ में आए फॉर्मूला लगाएंगे। a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और a माइनस बी का क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। तब यहाँ से हमको तो एक चीज समझ में आ रहा है कि तब एक काम किया जाए, इन दोनों का रिजल्टेंट c है, यानी c जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करके ही ना मिलेगा। चलो ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट d है, तो d कैसे मिलेगा, d क्या है, सब्ट्रैक्शन से मिलने वाला ना रिजल्टेंट है, तो सब्ट्रैक्शन से जो रिजल्ट मिलता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और cos थीटा। सही है, बोलोगे? अब कह रहा है पहले, अच्छा पहले देखो, अब हम लोग ऑप्शन से चलेंगे। पहला नंबर ऑप्शन में क्या कहता है कि सी या डी को जोड़ो, तो तुमको क्या लग रहा है, सी या डी को तुम जोड़ दोगे तो तुमको ये मिल जाएगा क्या, ये मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अगले में कह रहा है कि स्क्वायर करके जोड़ो, तो थोड़ा स्क्वायर करके जोड़ते हैं, बोलो। तो सी स्क्वायर जब करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। पता नहीं मेरा दिल कहता है कि इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका दिल भी ऐसा कह रहा है क्या जी? तुम्हारा दिल के क्यों नहीं ऐसा कह रहा है, क्या तुम्हारा दिल तुम्हारे पास नहीं है क्या? है तो फोन करके पूछो कि कह रहा है कि नहीं।
सी और डी को सीधा सीधा जोड़ोगे का मतलब हुआ इसको और इसको जोड़ना है। अरे बोलो यार, तो इसमें भी रूट है, इसमें भी रूट है, तो सिर्फ जोड़ देने से रूट थोड़े खत्म हो जाता है। तो मैं तो कह रहा हूं कि इसको तो चेक ही मत करो, ये तो पहले ही गलत है। चलो अब इसको चेक करते हैं। स्क्वायर करिए, सी का स्क्वायर करिएगा तो ये मिलेगा। बोलो बच्चों, हाँ क्या मिलेगा ये बताओ ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सुन भी रहे हो आप, प्लस है। डी का स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो मिला जुला के देखा जाए तो माइनस 2ab cos थीटा प्लस 2ab खत्म हो गया। आई देखो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना 2a स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 2b। इसका मतलब हुआ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज नथिंग बट 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस, तुमको नहीं समझ में आया ये। अरे यार 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर में से 2 कॉमन ले लिए। हाँ ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी, तो ये सही है। मतलब ये तो गलत ना हो गया था, ये सही है। अच्छा इतना तो हो गया कि जब अगर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इतना आ रहा है तो इतना तो नहीं ना आएगा, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इनकरेक्ट ऑप्शन है ये भी। ठीक है, आखिरी वाला बोलो क्या कहता है। सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, मैंने कह रहा है इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है। तो बाबू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर करोगे तो हम लोग मुंह जबानी घटा लें, तो इसमें से इसको घटाना है। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खत्म, लेकिन 2ab माइनस माइनस 2ab, तो ये तो 4ab cos थीटा ना आ जाएगा, यानी ये ऑप्शन भी गलत है। तो द सही ऑप्शन इज ओनली कौन सा, लेकिन इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट पूछा है तो क्या आंसर होना चाहिए। यहां भी फंसाया जाता है, जा यहां भी फंस जाते हो। और सबसे भयंकर प्रेजेंस ऑफ माइंड तो ऐसे क्वेश्चन में चेक किया जाता है। तुमको क्या मिल गया, ये मिल गया, तो तुम तो इसको टिक लगा के आगे बढ़ जाओगे, लेकिन ये पूछा था कौन कौन इनकरेक्ट है, हाँ उसको गोली आना है। तो बताइए इनकरेक्ट कौन कौन है। तो माने ठीक है, ऑप्शन ये वाला करेक्ट है, लेकिन आंसर कौन सा लगाना है, ए सी और डी पर हम लोग टिक लगाएंगे। सही है, तो ये हो गया आपका। ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सुनिएगा, द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड। बताइए अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर से तो कम कितना वेक्टर चाहिए, 3, याद है। तो आपने जैसे मान लीजिए कि ये हो गया, एक मान लीजिए कि ये हो गया, ठीक है कोई बात नहीं है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, तो तीनों का मैग्नीट्यूड अनइक्वल नहीं है। हाँ, तो मिनिमम वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 0 0। याद है, ऐसा देखा था हम लोगों ने, एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन था जिसमें याद करो और बताओ कि कम से कम कितने वेक्टर चाहिए 0 रिजल्टेंट के लिए। नहीं 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 नहीं, कम से कम कितने वेक्टर चाहिए, कोई कंडीशन नहीं है। तो कम से कम कितना चाहिए, कम से कम तो 2 ना चाहिए, 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन इधर, रिजल्टेंट कितना। लेकिन अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड का हो जाए तब कम से कम 3 चाहिए, तब कम से कम। और अगर नॉन कोप्लेनर है तो कम से कम 4 चाहिए, क्योंकि ये तो प्लेनर ना हो गया। नॉन कोप्लेनर का मतलब एक इधर गया एक इधर गया, तो एक ऐसा बाहर रहेगा, तो फिर एक वो अब अंदर जाना चाहिए। याद है, तो इसका मतलब हुआ कि मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0 रिजल्टेंट इज 3। एकदम सही है, ये एकदम सही है। अगला, व्हेन वेक्टर a इज मल्टीप्लाइड बाय -3, आप a को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, -3 से, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज रिवर्स। सही बोल रहा है क्या, हाँ, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते ही डायरेक्शन पलट जाता है। याद आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर a है बाबू, ये वेक्टर a है और हमको -3a को ड्रॉ करना है, तो डायरेक्शन पलट देंगे और मैग्नीट्यूड को 3 गुना बढ़ा देंगे, तो वो शक्ल से कुछ ऐसा दिखेगा। क्या लग रहा है, इसका मैग्नीट्यूड इसके लगभग 3 गुना लग रहा है, नहीं लग रहा होगा, लगा लेना, ठीक है, हाँ। और डायरेक्शन पलट दें, ये है -3a, तो सही बोल रहा है क्या, कह रहा है डायरेक्शन इज रिवर्स बस मैग्नीट्यूड बिकम 3 टाइम। सही बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है। मतलब ये कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है कि आपको ये चीज आता है कि नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। चलिए,
द एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड ए माइनस बी कैन वेरी बिटवीन 0 to 180 डिग्री। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, नहीं 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 नहीं, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थोड़े बोल रहा है। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कम से कम 0, ज्यादा से ज्यादा 180 होता है। ये हमसे a प्लस बी और a माइनस बी के बीच का एंगल पूछ रहा है कि कम से कम 0 और ज्यादा से ज्यादा 180 होता है कि नहीं। ये बताइए ऐसा होगा कि नहीं, बोलिए। तो स्मार्ट स्टूडेंट तो अब सिचुएशंस बना के एनालाइज करता है। वो अपने सामने 75 को सिचुएशन क्रिएट करेगा और देखेगा किस सिचुएशन में क्या हो रहा है। ठीक है, बोलो ना। तो जैसे मेरे जैसा आदमी रहेगा तो पता है वो क्या करेगा। पहले तो स्मार्ट स्टूडेंट कभी भी वो कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ता है, वो एकदम ध्यान में चला जाता है, ध्यान की मुद्रा में चला जाता है। जैसे आंख बंद कर लेगा और उसके बाद पूरा ब्रह्मांड घूमेगा। तुमको मजाक लग रहा है लेकिन ऐसा ही होता है। ठीक है, अब वो सोचेगा कि यार a प्लस बी a माइनस बी। अब मेरे जैसा आदमी रहेगा तो वो ये करेगा कि शांत रहो और इधर देखो, एगो ये फोटो और एगो ऐसा बना लो। 90 डिग्री वाला सिचुएशन मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि उसका एनालाइज करना आसान है। पलटेंगे, शांत रहो, पलटेंगे तो रिजल्टेंट निकालना भी आसान रहेगा। तो आप बताइए, द रिजल्टेंट विल बी, ये ग्रेटर देन ना 45 डिग्री होगा। नहीं समझ रहे हो, बोलो ना। हाँ, तो ये a प्लस बी हो गया। ये क्या हो गया, a प्लस बी, जिसमें ये a है और ये क्या है, b। और b को पलटोगे तो दिस विल बिकम क्या बताओ, माइनस बी। नहीं समझ में आ रहा है ना, तो ये माइनस बी। तो आप बताइए 45 डिग्री से ज्यादा, ये 45 डिग्री से ज्यादा होगा ना, 45 डिग्री से ज्यादा है। मतलब इतना तो है कि भाई a प्लस बी और a माइनस बी के बीच का एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो सकता है। नहीं समझे, 90 डिग्री से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो जो आप पहले ये सोच रहे थे कि ना सर खाली 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, तो ऐसा तो नहीं ना है, 90 डिग्री ज्यादा हो सकता है। और जाहिर सी बात है कि अगर ये बड़ा होगा और ये क्या होगा बच्चों, छोटा होगा, तब a प्लस बी जो होगा उसमें ये वाला एंगल 45 डिग्री से छोटा है। अगर ये a है, ये b है, और b को पलट देंगे, b को पलट देंगे, तब जो रिजल्टेंट आएगा उसमें ये भी क्या होगा बताइए, 45 डिग्री से छोटा ही होगा। सॉरी मतलब लेस देन 45 डिग्री, लेस देन 45 डिग्री। अब यही 45 छोटा है, ये भी 45 डिग्री, यानी ओवरऑल 90 डिग्री से कम होगा। तो 90 से कम भी हो सकता है, 90 से ज्यादा भी हो सकता है। तो 90 से कम वो कितना हो सकता है, 0 डिग्री। 90 से ज्यादा वो कितना हो सकता है, 180 डिग्री। कब 180 डिग्री होगा पता है, जब ये बहुत छोटू सा रहेगा और ये बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, तो जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट जो आएगा वो तो लगभग 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 कितना होगा, रिजल्टेंट व लगभग लगभग कहाँ होगा, रिजल्टेंट लगभग लगभग कितना होगा, लगभग 90 के आसपास में नहीं पहुंच गया। मानता हूं 90 से थोड़ा सा कम होगा, अरे 89.9 होगा, लेकिन लगभग लगभग 90 पहुंच गया कि नहीं। पलट देंगे तो ये नीचे वाला भी लगभग लगभग, तो क्या आंसर लगभग लगभग 180 तक नहीं पहुंच गया है, बोलो। अच्छा, 0 कब होगा पता है, 0 कब होगा पता है, जब ये बहुत और ये बहुत छोटा रहेगा। अब समझे ही नहीं, तब जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट आएगा, देखिए बाबू सुनिए, इधर देखिए, साइंस का मतलब होता है ना सोचना। क्या होता है, हैं? सोचना होता है। तुमको क्या लग रहा है, तुम कोई भी, जैसे मान लो कि अभी मैथ से पढ़ के तुम इंजीनियरिंग करोगे, मैकेनिकल जाओ, सिविल जाओ, कहीं जाओ, कुछ भी करो, तो कोई भी कंपनी जब तुमको हायर करेगा तो ये सोच के थोड़े हायर करेगा कि जो टेक्नोलॉजी पहले से चल रहा है बस खाली उसी पर तुमको काम करना है। वो तो ये ना चाहेगा कि जो टेक्नोलॉजी पहले से चल रहा है उसमें तुम थोड़ा और कुछ बेहतर कर सको, बोलो। तब ना वो तुमको अच्छा पैकेज देगा। है, सुंदर पिचई को कई करोड़ का पैकेज मिलता है, क्या सोच के मिलता है कि गूगल जहां था बस उसी पे रखना है उसको, कि आगे लेके जाना है।
आगे लेके आप तभी जा सकते हैं किसी भी चीज को जब आप सोचिएगा कि अच्छा हम इसमें ये कर सकते हैं कि नहीं, वो कर सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं। साइंस का मतलब होता है सोचना, रटने का मतलब वो आर्ट्स हो गया। अकबर का बाप का नाम अगर हुमायूं था तो था, आप कुछ भी कर लीजिए वो हुमायूं को छोड़ के कुछ और नहीं होगा। जब अकबर के बाप का नाम बाबर था, मारेंगे 4 लात बाद। अकबर का नाम बाबर था, बीच का हुमायूं तुम लोग गायब कर लिया। तुमको इसमें डाउट है? तो अगर आपको देखिए सोचने से परहेज है, आप सोच रहे होंगे कि सर कुछ ऐसा करिए ना कि फॉर्मूला हो, जस्ट पुट करें आंसर आ जाए, तो फिर आप गलत स्ट्रीम में है। देखिएगा 1 मिनट, ई वाला वेक्टर अगर बहुत बड़ा हो जाए, ये वाला छोटा हो जाए, तो जो रिजल्टेंट आएगा, बाबू, जो रिजल्टेंट आएगा वो लगभग लगभग 0 डिग्री पे आएगा। इसको हम पलट भी देंगे, क्या करेंगे बोलिए, पलट भी देंगे, तो कहने का मतलब है कि ये वाला रिजल्टेंट भी लगभग लगभग तब कितना होगा। अब ठीक है, उतना बढ़िया मेरा ड्राइंग नहीं है, लेकिन तुम बताओ ना कि ये भी लगभग 0, ये भी लगभग 0, तो अल्टीमेटली आंसर भी लगभग लगभग 0 हो जाएगा। तो मतलब मेरा दिल कहता है कि 2 वेक्टर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बीच का एंगल कम से कम कितना हो सकता है, 0 डिग्री, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड हूं यहाँ देख के कि हाँ 0 डिग्री लगभग हो सकता है और 180 डिग्री तक हो सकता है। बाकी और भी सिचुएशंस आप घर पे जाकर ड्रॉ करके देखिएगा, 0 और 180 के बीच में ही आएगा ना। 0 से कम क्या होता है, 0 से कम तो कोई एंगल होता ही नहीं, लेकिन 180 से ज्यादा भी नहीं आएगा। आप मन करे तो एक को छोटा एक को बड़ा ड्रॉ करके फिर पलट के देखिएगा। अरे यार, अच्छा वो भी मैं समझा ही देता हूं। एक मान लो छोटा है और एक मान लो क्या है, बड़ा है। बोलना रे, हाँ ठीक है। तो जो भी रिजल्टेंट होगा, चलिए जनरलाइज करके ही देख लेते हैं हम लोग। जो भी रिजल्टेंट होगा, कहने का मतलब है इधर होगा, बोलो ठीक है। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसको पलटेंगे तो यहां पहुंच गया। अरे बोले यार, अब रिजल्टेंट ये होगा। तुम बताओ कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से मिलने वाला जो रिजल्ट होगा वो इसके और इसके बीच में ही ना कहीं होगा। एडिशन इधर हो गया, सब्ट्रैक्शन इधर हो जाएगा। ओ माय गॉड, इसका मतलब एकदम कंफर्म है कि जो रिजल्टेंट, सॉरी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से मिलने वाला जो रिजल्ट होगा वो इसके और इसके बीच में होगा। का क्या मतलब हुआ कि ये टोटल एंगल कितना है, तो 180 से छोटा ही होगा। माने ज्यादा से ज्यादा 180 हो सकता है, लेकिन 180 से ज्यादा कभी नहीं होगा कि एडिशन इधर है या सब्ट्रैक्शन इधर चला जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो ये बिल्कुल सही कह रहा है कि एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी कितना होगा, 0 और 180 के बीच में होगा। सही है। चलिए अगला नॉन ऑफ दिस, तो ये थोड़े होगा। तो मेरे ख्याल से तीनों ऑप्शन सही था क्या? तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल सवाल भी पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें सोचने की जरूरत होती है। तेरे की बाबू, कौन बोला छोड़ दीजिए? तुम बोला है, तुम बोला है, तुम बोला ना बाबू। क्यों बोला ऐसा? टाइम हो गया है। हम्म, तुम्हारा टाइम हो गया है ना, बैठो। ठीक, आगे से ऐसा नहीं बोलना है ना, आगे से बीच में कभी मत बोलना। कहने का मतलब है कितना क्वेश्चन बच गया? 4 क्वेश्चन बच गया ना, 5 जो भी बचा हुआ है
तो इसको घर पे ट्राई करिएगा, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, अभी रुकिए चुपचाप।